आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो बताए जा रहे हैं। दो अनुप्रयोग बताया गया था, आपको याद होगा। दो अनुप्रयोग बताया गया था, जिसमें पहला जो अनुप्रयोग था वह एक समान लंबी अनंत लंबाई की छड़ है, आवेशित जो कि है, उसके निकट किसी बिंदु पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, तो आप निकाल सकते हैं इससे गॉस के प्रमेय की सहायता से। दूसरा आपको बताया गया था कि अगर एक समान रूप से कोई आवेशित चादर है, अर्थात कोई प्लेट है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया होगा, उस आवेशित प्लेट या आवेशित चादर के निकट कोई बिंदु अगर स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये दोनों सूत्र कल आपको बताए गए थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अगला जो अनुप्रयोग है, उसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो बता रहे हैं आपको आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो प्लेट नहीं है, ये क्या है, एक चालक है। यह एक मोटा दिखाया गया है समझने के लिए आपको। यह एक चालक है, कोई एक चालक, और उसको हमने क्या किया है, आवेशित किया है, आवेश दिया है। जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, ठीक है, तो दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है, ठीक है। किसी भी चालक के भीतर आवेश स्थित नहीं रहता, संपूर्ण आवेश जो चालक को दिया जाता है वह चालक की बाहरी सतह पर विद्यमान हो जाता है। इसलिए किसी भी चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। जब कोई आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो यह एक चालक है, इस चालक को आवेश दिया गया है, तो इस आवेशित चालक के निकट जो है अगर एक बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक अनुप्रयोग ये। दूसरा जो है, अगर दो आवेशित प्लेटें हैं, यहाँ पर दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट नहीं, ये दो प्लेटें हैं, और दोनों कैसी हैं, विपरीत आवेशित हैं। एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है, लेकिन दोनों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, वो बराबर है, ठीक है। तो समान पृष्ठ आवेश घनत्व की दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और उन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, पहले हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आवेशित चालक है, ये चालक है और ये अचालक है, ठीक है। अचालक को आवेश देंगे सतह पे नहीं आएगा, वो चालक की प्लेट के भीतर विद्यमान रहेगा, और चालक को आवेश देंगे तो सतह पे आ जाएगा, भीतर नहीं रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका आवेशित एक चालक है, इस चालक को हमने आवेश दिया तो आवेश क्या हुआ, चालक के दोनों पृष्ठों पर जाकर के स्थित हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम, ये मान लीजिए हमारा एक चालक है, ये क्या है, एक चालक है। इस चालक को हम आवेश देंगे तो इस चालक की सतह पर यहाँ पर आवेश आ जाएगा और इसकी बैक साइड में यहाँ आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एक ये चालक है, कुछ आवेश इसकी राइट वाली जो सरफेस इसका है, राइट वाला सरफेस है, उस पर चला जाएगा, कुछ जो है बाएं वाले पर आ जाएगा, अंदर तीव्रता हो जाएगी शून्य, ठीक है। बिंदु P पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक यह चादर हो गई, आवेशित चालक है, चालक को आपने आवेश दिया तो आवेश कहाँ चला गया, सतह पे चला गया। तो एक सतह इधर हो गई, एक सतह इधर हो गई, आपको दिखाया हमने। मान लीजिए ये है आपका, तो एक सतह आपकी ये वाली हो गई, इधर वाली सतह, एक सतह आपकी ये वाली हो गई, ऐसे हमने रखा, एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई। तो अगर आवेश इस सतह पर फैला हुआ है तो समझो यह क्या हो गया, आवेशित चादर हो गई, यह भी एक आवेशित चादर हो गई, ठीक है। तो आवेशित चादर के निकट बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कल बताया गया था आपको, ठीक है।
कल वाले वीडियो में आप देखेंगे तो बताया गया था कि किसी आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। क्लियर है, ये कल वाले सूत्र में था। तो आवेशित चादर एक यहां हो गई, एक यहां हो गई, दोनों सतहों पर आवेश जाकर के जमा हो गए। ठीक है, अब जो ये वाली सतह हमारी है, इसके कारण अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगा, वैल्यू तो आप जाने गए, सिग्मा अपान 2ε0। दिशा कहां होगी, E1 की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ, मतलब यह जो प्लेट है उस प्लेट से परे, मतलब दूर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं धन आवेशित चालक से या धन आवेशित प्लेट से बाहर अगर कोई बिंदु है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहाँ होती है, दूर की तरफ होती है। अगर यही ऋण आवेशित होता तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती, अंदर की तरफ होती। ठीक है, तो चूंकि धन आवेशित है इसलिए E1 का जो मान होगा वो इतना होगा, और दिशा कहाँ होगी इसकी, बाहर की तरफ, यानी प्लेट 1 से दूर। यहां दिखाया गया है E1 की जो दिशा है वो ये वाली है, बाहर की तरफ। E2 वाली प्लेट, यहाँ पे दोनों प्लेटें बहुत पास पास हैं, मतलब कम मोटाई का चालक है तो दूर दूर दिखा दिया गया आपको, चालक की मोटाई बहुत कम है। ये वाला प्लेट आपका है। ठीक है, तो एक आवेशित चादर ये भी हो गया, इसके कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा E2। ठीक है ना, E2 की जो वैल्यू है वो भी इतनी होगी, क्या होगी, सिग्मा अपान 2ε0। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है बराबर है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। तो जब चालक को आवेश देंगे तो समान रूप से आवेश आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, मतलब बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है ही है, तो जब Q बराबर है A बराबर है, सिग्मा बराबर होगा ही। ε0 कांस्टेंट होता है, दूरी से कोई मतलब है नहीं, इस सूत्र में दूरी से कोई आशा नहीं है। ठीक है, आपको बताया गया था कि समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो दूरी का टर्म उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो E2 की वैल्यू भी इतनी होगी। दिशा कहाँ होगी, यह भी धन आवेशित प्लेट है तो दिशा होगी दूर की तरफ। तो E1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं वो कहाँ होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 की दिशाएं दूर की तरफ होंगी। जब एक ही दिशा में हो गया, इसका मतलब कि अगर हम तुल्य निकालें, इसका इक्विवेलेंट निकालें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा E बराबर होगा E1 प्लस E2। E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε0। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान ε0, सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε0, मतलब 2 सिग्मा अपान 2ε0, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा सिग्मा अपान ε0। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये, आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे पूछा जाए किसी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप बता देंगे सिग्मा अपान ε0। आवेशित चादर कहेगा या आवेशित सतह कहेगा तब आप नहीं कहेंगे, जब आवेशित चालक कहेगा तो उस चालक में दो पृष्ठ माने जा सकते हैं, तब वहां पर सिग्मा बटे ε0 होगा अगर चालक है। तो आवेशित चादर है तो सिग्मा अपान 2ε0 होगा। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर चालक है तो उसको हम दो पृष्ठों से बना हुआ मान सकते हैं और दोनों पर आवेश इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस अवस्था में यहाँ ε0 होगा। और अगर आवेशित चादर है तो एक ही पृष्ठ होगा, उस अवस्था में सिग्मा अपान 2ε0 होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा है समान पृष्ठ घनत्व की अचालक प्लेटें हैं। ध्यान दे रहे हैं इस चीज को, समान पृष्ठ घनत्व की अचालक प्लेटें हैं। यहां बताया आपको दो प्लेटें हैं, ये दोनों क्या हैं, विपरीत आवेशित हैं। एक प्लेट धन आवेशित है तो दूसरी प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित। तो धन आवेशित और ऋण आवेशित प्लेटें जो हैं समान पृष्ठ आवेश घनत्व की हैं। तो इन दोनों आवेशों के कारण जो है, अगर अंदर हम निकालना चाहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
तो वो हमको प्राप्त करना है, और इन प्लेटों के बाहर इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी निकालना है, ठीक है। तो अगर ये आवेशित अचालक है तो सतह पर आवेश नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो यह धन आवेशित हो गया, यह ऋण आवेशित हो गया, और बीच के स्थान में हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए बीच में कोई बिंदु है P, ये कौन सा बिंदु है P। इस बिंदु P पर, जो कि इस चालक के बीच में कहीं भी होगा, दूरी से कोई आशा नहीं होता, आपको पता है दूरी कोई टर्म नहीं आता इसमें, इसलिए यह बिंदु P इन दोनों चालकों के बीच कहीं भी स्थित हो सकता है, ठीक है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पहली वाली प्लेट के कारण कितनी होगी, पहली वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु P पर। अगर E1 है, E1, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही तो होता है, ठीक है। तो यह एक आवेशित चादर हो गया, यहां पर दो सतह नहीं बनेगी, अचालक है, क्योंकि चालक होता दो सतह बन जाती, अचालक है तो एक ही सतह है, आवेश दोनों सतहों पर, बाहरी भीतरी सतह पर बटेगा नहीं, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगी, और कहाँ होगी, प्लेट जो 1 आपकी है उस प्लेट 1 से दूर, ऐसे यहाँ कर सकते हैं, प्लेट 1 से परे, परे मतलब दूर, प्लेट 1 से परे मतलब दूर, ठीक है, या प्लेट 1 से दूर भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बिंदु P पर, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण क्या होगी, क्योंकि समान पृष्ठ आवेश घनत्व की प्लेट है, ठीक है, सिग्मा का मान तो समान है, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा, E2 होगा, और उसकी वैल्यू भी इतनी होगी। जब पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता ही है, तो दूसरी वाली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगी वह भी इतनी होगी। इसकी दिशा कहाँ होगी, अगर ऋण आवेशित प्लेट है तो कहाँ होगी, प्लेट 1 की, माफ कीजिएगा, प्लेट 2 की ओर, मतलब ऋण आवेशित प्लेट है तो इसी की तरफ होगी। तो ऋण आवेशित प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है प्लेट की तरफ ही होती है, और धन आवेशित के नाते कहाँ होती है, प्लेट 1 से दूर होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेट 2 की ओर, बात क्लियर हो गई, तीव्रता क्लियर हो गई यहां पर दोनों। अब बिंदु P पर E1 की जो डायरेक्शन है वह भी राइट तरफ है, बिंदु P पर E2 की जो डायरेक्शन है वो भी दाईं तरफ, दोनों एक ही तरफ हो गए। जब एक ही डायरेक्शन में हो गए तो राशियां जुड़ जाएंगी, इसलिए तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E का मान निकालें तो हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू भी उतनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और E2 की वैल्यू भी उतनी ही है, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू क्या आ गई, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्लियर हो गया। तो अगर दो समान पृष्ठ आवेश घनत्व की विपरीत आवेशित अचालक प्लेटें हैं तो उनके बीच में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये बात क्लियर हुई। चलिए बाहर की तरफ आ जाइए, इधर की तरफ निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इधर की तरफ निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो निकाल सकते हैं कैसे, अगर बिंदु हम यहां ले लें, ध्यान दीजिएगा यहां पर, कहां पर, प्लेट 2 की तरफ बाहर, चाहे प्लेट 1 से बाहर हो चाहे प्लेट 2 से बाहर हो, एक ही बात हुई। अगर बिंदु P पर हम लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि ऋण आवेशित प्लेट के बाहर है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्लेट के नाते, धन आवेशित प्लेट के कारण कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी। E1 जो आया उतना ही तो आएगा, E1 इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान तो वही रहेगा, सिग्मा तो बदलेगा नहीं, आवेश तो बदल नहीं रहा है, न क्षेत्रफल बदल रहा है, यही खाली बिंदु आपका जो अंदर था बाहर चला गया। दूरी से कोई मतलब है नहीं, दूरी घट सकती है बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर तीव्रता जो होगी बिंदु P पर कितना होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। कहाँ होगी ये, किधर होगी, प्लेट 1 से दूर, क्योंकि धन आवेशित है। धन आवेशित प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वो कहाँ होती है, दूर की तरफ होती है, ठीक है।
तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेट यही होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट 1 से परे, प्लेट 1 से दूर। बात क्लियर हो गई। चलिए अब ऋण आवेशित जो प्लेट हमारी है, ठीक है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा होगा। प्लेट वही है, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता कहाँ होगी, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। और कहाँ होगी, प्लेट 2 की ओर, क्योंकि ऋण आवेशित प्लेट है ये, तो अपनी ओर जो है वो तीव्रता आकर्षित करेगी। ठीक है, तो E2 डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। तो बाहर अगर ये बिंदु स्थित है तो E1 की वैल्यू जो है और E2 की वैल्यू जो है बराबर होगी, लेकिन E1 का जो मान है वो दूर की तरफ होगा, मतलब E1 की जो दिशा है वह क्या होगी, दूर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, और E2 की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी। E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। जब दिशा में विपरीत होंगे तो क्या होगा, परिणामी निकालने पर क्या होगा, घट जाएगा। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, दिशा के साथ प्लस किया गया है, परिमाण करेंगे जब आप यहाँ पे तो E1 माइनस E2। ये चीज क्लियर हो रही है। दिशा में जब प्लस करेंगे तो E1 की दिशा एक तरफ है और E2 की दूसरी ओर है, तो दोनों के परिमाण तो बराबर लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये माइनस हो जाएगा। दो डायरेक्शन में है तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0, अर्थात तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर ये बिंदु P हमारा प्लेट 2 के बाहर है या प्लेट 1 के बाहर है, दोनों प्लेटों के बाहर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और अगर वही बिंदु हमारा प्लेटों के भीतर है, अंदर है, तो इस तीव्रता का मान होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो क्या क्या आपको बताया हमने शुरू में, यहाँ पे अगर एक आवेशित चालक है, उसको हमने आवेश दिया हुआ है, तो उस आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और अगर कोई दो विपरीत आवेशित समान पृष्ठ आवेश घनत्व की अचालक प्लेटें हैं, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होती है, और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। इसको अच्छे से मन में बैठा लीजिए, आप जितना बताया जा रहा है उतना आप अच्छे से मन में बैठा लीजिए। ठीक है, अगला जो अनुप्रयोग है, अगला जो अनुप्रयोग है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से संबंधित है। गॉस के प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, या आप गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि कोई अगर आवेश है, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज कोई है, तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र आप पहले से जानते हैं, आपको पता है, पहले चैप्टर में बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। तो ये सूत्र आप कूलाम के नियम वाले चैप्टर में निकाल चुके हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से भी इसको आप निकाल सकते हैं। अर्थात गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग यह भी है कि इसकी सहायता से हम बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए एक यहां बिंदु लेते हैं हम, ये बिंदु हमारा है A। ठीक है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q। क्या आवेश रखा हुआ है, Q। ठीक है, इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, मान लीजिए बिंदु क्या कौन सा है, P। इस बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु आवेश यानी Q हो गया, इस आवेश के कारण r दूरी पर जो तीव्रता होती है, सूत्र आप जानते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये कई बार आपको बताया गया है, पहले चैप्टर में है। उसी को हम फिर निकालेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से, क्योंकि हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं।
अब गॉस की प्रमेय का हेल्प लेना है तो गॉस की प्रमेय के लिए आपको एक बंद पृष्ठ चाहिए, जिसको आप कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित जो आवेश रहेगा उसी आवेश का 1/ε0 गुना वैद्युत फ्लक्स जो है वो गुजरता है, उस बंद पृष्ठ से होकर के जाने वाला फ्लक्स। ठीक है, चलिए बंद पृष्ठ कैसे निकालेंगे। इसी बिंदु P से होकर जाने वाला एक काल्पनिक गोला है ना, हम खींच लेंगे और उस गोले के केंद्र पर इस आवेश को हम मान लेंगे। बात क्लियर हुई। यह एक काल्पनिक गोला है और जिससे कि एक पृष्ठ का निर्माण हो गया। इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। बात क्लियर हुई। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स है आपका, वह फ्लक्स गॉस के प्रमेय की सहायता से फाई ई बराबर क्या होगा, Q/ε0 होगा गॉस के प्रमेय की साथ, क्योंकि Q आवेश इस गोले के भीतर है। बंद जो आवेश है इस गोले का परिबद्ध आवेश क्या है, Q है। तो Q का 1/ε0 गुना आवेश फ्लक्स जो है वह इस पूरे पृष्ठ से गुजरेगा, ऐसा गॉस ने बताया था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा के हिसाब से ये निकाल लें कि इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बात समझ रहे मेरी बात। आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के हिसाब से किसी भी सूक्ष्म क्षेत्र से, कितनी एरिया से, डीए, किसी भी सूक्ष्म एरिया से अर्थात डीए एरिया से गुजरने वाला जो सूक्ष्म फ्लक्स होता है, अगर डी फाई ई से दिखाया जाए, किसे दिखाएं हम, डी फाई ई, तो डी फाई ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये होती है। बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये तो फ्लक्स की परिभाषा ही है, आप इसको जान ही रहे हैं पहले से। या संपूर्ण फ्लक्स निकालना हो तो फाई ई बराबर, फाई कहां से आया, इसका इंटीग्रेशन, इधर भी करेंगे इंटीग्रेशन, इधर भी करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, इधर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ऐसे ये फ्लक्स के परिभाषा के हिसाब से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान है किसी भी पृष्ठ से। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे जो काल्पनिक पृष्ठ हमने माना है यहां से कितना फ्लक्स गुजरेगा। फाई ई इक्वल टू क्या है, वेक्टर ई डॉट डीए। हम क्या करेंगे, यहां पर बिंदु P जो हमारा है, यहां पर एक छोटी सी एरिया हम ले लेंगे। कितनी एरिया है ये, डीए, सूक्ष्म एरिया है डीए। बिंदु P पर एक सूक्ष्म एरिया ले लेंगे डीए। अब इस डीए जो क्षेत्रफल हमारा है, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब इधर की तरफ, तो डीए की दिशा हो गई बाहर की तरफ। बात क्लियर हो गई। वेक्टर ई की दिशा क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि बिंदु Q जो है, बिंदु A पर आवेश Q रखा गया केंद्र पर, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, त्रिज्य होगा, रेडियल होगा। एक त्रिज्या ये भी है ना, जितनी त्रिज्याएं होंगी उन त्रिज्याओं की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र होगा। आवेश अगर बीच में रखा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो रेडियल जाता है, त्रिज्य जाता है, तो एक त्रिज्या तो ये भी हो गई। तो कहने का मतलब वेक्टर डीए की दिशा और वेक्टर ई की दिशा दोनों एक ही हो गई। जब वेक्टर ई और वेक्टर डीए की दिशा एक हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर निकाल लेते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई का परिमाण हो जाएगा ई, वेक्टर डीए का परिमाण हो जाएगा डीए, इंटू कॉस थीटा करेंगे तो उसके बीच का कोण क्या होगा, 0, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 से गुणा करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई को बाहर ले लीजिए, ई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डीए, ये इंटीग्रेशन क्या है, ओवर क्लोज सरफेस है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर ये इंटीग्रल है, संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर ये इंटीग्रल है, ये इसको सरफेस इंटीग्रल लगा देते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन डीए है, इसका मान क्या हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूरा पृष्ठ क्या आपने गोला माना हुआ है, तो गोले पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आपने आर माना है, आर दूरी पर वो बिंदु है पी आपका, वही आपने गोला खींचा है आर त्रिज्या को
आर को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा आपने है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी फाई ई की वैल्यू गॉस के प्रमेय की हेल्प से आप निकालेंगे। तो ऊपर से आप पहले जानते हैं क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। या यहां से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 1 अपान 4 पाई, नीचे कर दो 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पहले से है, ठीक है, ये हो गया। क्यू यहाँ पे है ही है, क्यू हो गया, आर स्क्वायर नीचे आ गया, ये क्या हो गया आर स्क्वायर। ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4, ये 4 पाई नीचे आया तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू यहाँ है ही है, आर स्क्वायर नीचे आया तो ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब कि क्यू अगर कोई बिंदु आवेश है तो उस आवेश से आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ये सूत्र तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। वही सूत्र फिर निकाला गया है गॉस के प्रमेय की सहायता से। बात क्लियर हो गई। गॉस के प्रमेय की सहायता से भी ये सूत्र निकाला गया है। तो आप कह सकते हैं कि गॉस का जो प्रमेय है वह इस सूत्र को निकालने में समर्थ है। तो ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। ये बात क्लियर हो गई। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। अच्छा, गॉस के प्रमेय की सहायता से आप कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं, कूलाम के नियम को निकाल भी सकते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए जरा। यहां पर एक बिंदु है ए, ठीक है, यहां पर बिंदु क्या है ए, यहां पर एक आवेश रखा है क्यू। इस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु है, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, ठीक है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है, अभी निकाला आपने है, गॉस के प्रमेय की सहायता से निकाला इसको। अब ये मत मानिए कि पहले से आप जानते हैं, ये गॉस के प्रमेय की सहायता से आपने निकाला हुआ है। तो बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस क्यू आवेश के कारण कितनी होती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। ई इक्वल टू होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर जो तीव्रता हुई ई बराबर वो इतनी हो गई, ठीक है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर यहां पर एक आवेश रख दिया जाए, क्या क्यू डैश मान, Q0 मान लो, Q0 एक आवेश रख दें, क्या रख दें, Q0 आवेश। तो बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ये आप देख ही रहे हैं। बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इतनी है, हम निकाला है गॉस के प्रमेय की सहायता से। और यहां पर आवेश Q0 रखा हुआ है। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखा जाए तो उस पर एक बल काम करता है। बात क्लियर हो गई। उस पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है। और उस बल का मान कितना होता है, F इज इक्वल टू QE। ध्यान दे रहे इस चीज को। अगर आवेशित कण यहां पर Q0 रखा गया है तो बल हो जाएगा F इज इक्वल टू Q0E। आपको याद होगा जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई गई थी तो उसमें यह सूत्र बताया गया था, ध्यान दीजिए, E बराबर F अपान Q0। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q0। मतलब अगर Q0 आवेशित कण, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में यह बल अपने ऊपर अनुभव करे तो लगने वाला बल और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तिरछा गुणा कर देंगे तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, Q0E। कहने का मतलब इतना बल काम करेगा, किस पर काम करेगा, इस Q0 आवेश पर काम करेगा। बात क्लियर हुई। Q0 आवेश पर कितना बल काम करेगा, यह बल काम करेगा यह फिजिकल टू Q0E सूत्र के हिसाब से। जहां E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू इतनी है तो हो जाएगा ये F इक्वल टू Q0 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये E का मान है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू
गुणा कर दोनों कर दीजिए, हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/R²। 1/4πε0 इंटू Q0/R², यही तो कूलाम का नियम है। तो आपने इस सूत्र को निकाला है गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। 1/4πε0 Q0/R², अर्थात बल जो है वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और यही कूलाम का नियम है। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी की जा सकती है। बात क्लियर हुई? अच्छे से वीडियो को आप रिपीट करके फिर सुन लीजिएगा, और जितने अनुप्रयोग हैं सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा और नोट्स बना डालिएगा इन सबका। अभी एक अनुप्रयोग बचा हुआ है और महत्वपूर्ण वो अनुप्रयोग है। किसी गोलीय कोष, कोई गोला है, उसको आवेशित किया जाए तो उस गोलीय कोष के भीतर, उस गोलीय कोष की सतह पर और उस गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको हम गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो एक छोटा सा, थोड़ा इससे बड़ा टॉपिक है वो, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जितना रोज का रोज बताया जा रहा है वो सब महत्वपूर्ण है। इसको आप क्रमशः पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। जो होमवर्क में न्यूमेरिकल आपको दिए जाए उस न्यूमेरिकल को लगा करके, जो टाइम बताया गया है 8 बजे से 9 बजे के बीच प्रातः, आप उस समय पोस्ट करें। बहुत कम लोग ही उसको पोस्ट कर रहे हैं, 2-4 लड़के 2-4 लड़कियां ही उसको लगा करके दिखाते हैं। और आप नोट्स जो है ज़रूर बना लीजिए। न्यूमेरिकल का नोट्स अलग बनाइए और थ्योरी का नोट्स अलग बनाइए। ठीक है? फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।